बच्चों इंटरेस्टिंगली फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th फिजिक्स इज अ स्टोरी ऑफ चार्ज। याद करो क्लास 7th में हम लोगों ने पढ़ा था जब एम्बर को वूल या सिल्क से रब करते हैं इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स जैसे पीस ऑफ पेपर है। जब ग्लास को सिल्क या वूल से रब करते हैं इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स। कोम को बालों से रब करके और हम लोग बचपन में खेलते थे कि कागज के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। दिस वर्ड इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका मीनिंग होता है एम्बर। ठीक है ना। अब एक्सपेरिमेंट किए गए तो देखा कि भाई जब दो ग्लास रॉड को वूल से रब किया और एक दूसरे के पास लाए तो उन्होंने रिपल किया। दो एम्बर रॉड को वूल से या सिल्क से रब किया, पास पास लाए, दे रिपल्ड ईच अदर। But when a glass rod after rubbing with silk and an amber rod after rubbing with silk are brought close to each other, they attract each other. तो फाइनली डिस्कशन को एक एंड पे पहुंचाया गया कि भाई एक एंटिटी है जिसको हम कहते हैं चार्ज, और ये चार्ज दो नेचर का होता है और उस नेचर के बेसिस पर हमने इसको नाम दिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो फेमस साइंटिस्ट थे अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इसको दोनों चार्जेस को नाम दिया, एक को पॉजिटिव चार्ज और एक को नेगेटिव चार्ज। तो अब हमको तो स्टार्ट करना है चार्ज के बारे में जानना सीखना, और चार्ज की मेन 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हम सबको पता होनी चाहिए। बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इफ अ सिस्टम हैज n नंबर ऑफ चार्जेस है ना, then total charge of the system can be calculated by taking their algebraic sum. Charge is a scalar quantity just like mass, और algebraic sum भाई मास तो हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी मटेरियल की, चार्ज है या नहीं है, मास। तो algebraic sum कि भाई अगर कोई सिस्टम है ये और एक चार्ज पार्टिकल है +1 कूलम चार्ज का, एक चार्ज पार्टिकल है +2 कूलम चार्ज का, और एक चार्ज पार्टिकल है -3 कूलम चार्ज का। क्योंकि इस चार्ज की कहानी में बहुत बड़ा रोल साइंटिस्ट कूलम का था, तो चार्ज को यूनिट हमने दी कूलम, और हम लोग ये क्लास 10th में पढ़कर आ रहे हैं। तो ये सारी स्टोरी के बेसिक पॉइंट्स हमको ऑलरेडी पता है, हम केवल इसको एक बार रिकॉल कर रहे हैं। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज हो जाएगा 0 +2 +1 +-3। ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पता तो हमको ये भी पहले से है। एक आपने सिस्टम लिया और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि इस सिस्टम का अपने बाहर के एनवायरनमेंट से कोई लेन देन नहीं हो सकता, और यहाँ पर 3 बॉल्स हैं, एक पर +1 कूलम चार्ज है, एक पर +2 कूलम चार्ज है, इसको हम थोड़ा साफ लिख दें, और एक पर मान लो कि -1 कूलम चार्ज है। ठीक, तो नेट चार्ज इस सिस्टम का कितना हो गया, +1 +2 -1, दैट इज नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 2 कूलम चार्ज। ठीक है। अब हमने क्या किया, इन तीनों बॉल्स को आपस में टच कराया और फिर से अलग अलग करके रख दिया। अब तीनों बॉल पर सिचुएशन ये रही कि एक पर चार्ज आ गया +3, एक पर चार्ज आ गया -1, और तुमसे पूछा जाए कि भैया इस थर्ड बॉल पर कितना चार्ज है, तो हमें ऑलरेडी पता है हमें क्या करना है। हमको इन तीनों चार्जेस का एल्जेब्राइक सम यानी +3 -1 +x, इस एल्जेब्राइक सम को इक्वल कर देना है जो सिस्टम का नेट चार्ज पहले था, दैट इज 2। तो ये हुआ +2 +x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 0, मतलब इस तीसरी बॉल पे कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। तो किया तो हमने वो जो हमको ऑलरेडी पता था, लेकिन अब हम इसे एक टेक्निकल
लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स सेम। और उसी बेसिस पर हमने यहाँ पर जो टोटल चार्ज था 2 कूलम, उसे यहाँ भी टोटल चार्ज के बराबर रख दिया और थर्ड बॉल का चार्ज निकाल लिया। तो ये सेकंड बेसिक क्वांटिटी है चार्ज की। थर्ड बेसिक क्वांटिटी ये हमारे क्लास 12th के पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों, अभी हम समझ जाएंगे। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ई। इसकी वैल्यू हम सबको पता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कन्वेंशनली हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निगेटिव माना है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, when charge is transferred between two bodies from one body to other body, it will always be integral multiple of charge of an electron. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। हाफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। हालांकि बाद में चार्ज, इससे भी छोटे चार्जेस डिस्कवर किए गए एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लेकिन हम आज भी इस कन्वेंशन को जारी रखते हैं कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये ही ऑब्जर्व किया गया है। इस बात को समझना कि फिजिक्स ऑब्जर्वेशन से निकली हुई, एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से निकली हुई लॉज का, निकले हुए लॉज का, प्रिंसिपल्स का, थ्योरम्स का एक ग्रुप है ना। तो हमने यही ऑब्जर्व किया है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफर होता है, इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस लैंग्वेज को ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो तुम्हें यही डेफिनेशन लिखनी है, यही लैंग्वेज यूज करनी है, तभी तुम्हारा आंसर फ्लॉलेस कहा जाएगा। तो अब हम ये समझते हैं कि मैंने क्यों कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ हम समझ रहे हैं वो हम एग्ज़ाम्स के बैकग्राउंड में समझ रहे हैं ना, तो हमें चीज़ें सीखनी भी हैं और हमको जिस एग्ज़ाम के लिए हम तैयार हो रहे हैं उसका पैटर्न भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह के क्वेश्चंस को फेस करने जा रहे हैं। तो जिस एग्ज़ाम की तैयारी हम करने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से अब तक इन 2 तरह के सवाल पूछे गए हैं। एक, व्हाट इज़ मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तुम देखो इन 2 सालों में ये पूछा गया है और फिर इधर कई सालों से नहीं पूछा गया है। तो तुम समझ सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मार्क का और 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। और दूसरी तरह का क्वेश्चन सेम टॉपिक से मिला है, दैट कैन 8.6 into 10⁻⁻19 coulomb charge be given to a conductor, or can this charge be transferred from one body to other body? तो देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देख ली। हम लोग कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लाइन, दैट देयर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट अ चार्ज transferred from one body to other body can be integral multiple of charge of electron। ठीक, अभी हम ये लैंग्वेज देख के आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखो कि हमें उन्होंने कहा कि इतना चार्ज किसी कंडक्टर को दिया जा सकता है क्या। तो हम लोग इस चार्ज को पहले एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे। हम लोग देखेंगे कि 8.6 into 10⁻⁻19 if it is divided by 1.6 into 10⁻⁻19 then the result is, और ये वैल्यू तो 5.3 and so on, यानी ये इंटीग्रल मल्टीपल, ये रेशियो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंस 8.6 into 10⁻⁻19 is not integral multiple of integral multiple
of charge of an electron, so this charge cannot be given to a conductor. तो ये तरीका होगा हमारे आंसर को रिप्रेजेंट करने का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, हम समझ गए कि अच्छा ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम ईयर्स में किन ईयर्स में पूछा गया है और इधर लास्ट ईयर पूछा नहीं गया है, इस बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रेजेंट ईयर में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है या नहीं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज कूलम्स लॉ। बेटा, कूलम्स लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, स्पेसिफिकली पॉइंट चार्जेस। ठीक, और पॉइंट का मतलब ये हुआ दैट साइज ऑफ चार्ज is much smaller than charges, I should say distance between the charges. समझ में आ रहा पॉइंट चार्ज का मतलब? Distance between the two charges is, if it is quite large in comparison to size of the charges, then we take the charges to be point charges. Coulomb's law says that if two charges Q1, Q2 are placed at distance r, then force between them, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, force between them is proportional to product of the two charges and it is inversely proportional to 1 upon square of the distance between the two. और इन दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा दिया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो K है एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू निकली 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर ग्रीक अल्फाबेट एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब यहाँ पर तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इतना है ये कि या तो न्यूमेरिकल या परमिटिविटी के बारे में कोई सवाल बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इस टॉपिक से पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ऐसी जादू की छड़ी है जो बड़ा मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हमको, अगर हम वेक्टर लॉ समझ जाएं उसको अप्लाई करना, तो हम उसको मुश्किल से मुश्किल सवाल सिंपली कर सकते, बस हमारी एक बार समझ में आ जाए कि वेक्टर लॉ है क्या, कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब एक एक करके बात करते हैं हम। शुरुआत करते हैं हम इस फॉर्मूले से, दैट फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन का, दिस फोर्स इज ऑलवेज along the line joining the two charges। ध्यान से समझो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये जब समझ में नहीं आती है तभी हम न्यूमेरिकल्स में इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाते या गलत सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसको Q1 ले लो और इसको Q2 ले लो। तो हमें पहले से पता है ना कि 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो किधर लगेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लो, और इसके बाद स्पेसिफिकली सोचो कि हमें किस चार्ज के ऊपर फोर्स देखना है। अगर हमें Q2 के ऊपर फोर्स देखना है तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, मतलब इसी लाइन के अलोंग Q1 Q2 को इस तरफ पुश करेगा। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इस फोर्स को, फोर्स ऑन
सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अगर हमें Q1 पर Q2 का फोर्स पता करना है तो Q1 पर Q2 रिपल्सिव फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन। तो पहले तो जो फोर्स है वो इसी लाइन को आगे बढ़ाकर इसकी डायरेक्शन डिसाइड होगी, और क्योंकि Q2 Q1 को खुद से दूर पुश करेगा तो एरो ऐसे बना देंगे। अब एरो ये फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। 11th में भी हमने समझाया था और फिर बता रही हूँ, इसकी टेल वहाँ होगी जहाँ ये लग रहा है और एरो उस डायरेक्शन में जिधर की ओर लग रहा है। तो Q2 पे लग रहा है तो एरो Q2 पे बनाओ, और क्योंकि इसको Q2 को Q1 अवे फ्रॉम Q1 अलोंग द लाइन, ना इधर ना इधर, अलोंग द लाइन Q1 Q2 को पुश करेगा और Q2 अलोंग द लाइन Q1 को। तो ये दोनों फोर्सेस इस तरह से बनाएंगे और इसकी टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ये लैंग्वेज पढ़ना भी सीखो, ठीक। तो अब एक तो पहला पॉइंट ये हो गया कि दिस फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब मान लो कि इनमें से एक नेगेटिव होता, कंफ्यूज नहीं हो इसके लिए मैं इसे भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर मान लो ये प्लस Q1 होता और ये माइनस Q2 होता, तो इस लाइन को तो हमें पूरा करना ही था। दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन बना लो और उसके बाद अब ध्यान से देखो, Q1 पर अगर Q2 का फोर्स कोई पूछता तो हम कहते कि Q2 Q1 को अपनी ओर खींचेगा और इसी लाइन के अलोंग खींचेगा। तो देखो Q1 पे फोर्स बनाना है तो टेल Q1 पर और इसका एरो Q2 की ओर, क्योंकि Q2 इसे अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन वही, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सिमिलरली Q1 Q2 को अपनी ओर खींचेगा पर ना इस तरफ ना इस तरफ, इस लाइन के अलोंग ही खींचेगा। तो यहाँ पर भी हम ये एरो बना देंगे टुवर्ड्स Q1 और रिप्रेजेंटेशन वही, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये तो हो गई डायरेक्शन की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट। और अब दूसरा पॉइंट, that such forces which are always applied along the line joining the two charges and which is proportional to 1 upon distance square, such forces which follow these two properties, which have these two properties, are called central forces। क्लियर हुआ? अगले पॉइंट पर चलते हैं। हम लोगों को ये पॉइंट पता है, देखो, दैट इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। देन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट गेट अफेक्टेड फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो कैसे। बहुत बार हम लोग इस तरह की सिचुएशन देखेंगे कि तीन चार्जेस हैं जो एक ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं R1, R2, R3। अब अगर हमसे पूछा जाए कि Q3 पे फाइंड फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए तो हम इस लाइन को जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है आगे बढ़ाएंगे, और अगर ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं जैसा कि हमने यहाँ केस में लिया है, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा Q3 पर Q1 का, और इस फोर्स का 3 पर 1 का जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर होगा। सिंपल, ठीक। ये फॉर्मूला धीरे धीरे हमको याद हो जाना है।
और अगर हमसे पूछा गया कि फाइंड फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2, तो हम सिंपली इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको आगे बढ़ाएंगे, और ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो Q2 Q3 को अपने से दूर रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q3 होगा बेटा, ये Q2 नहीं, सॉरी Q3, Q1 का Q3 पे फोर्स है और ये Q2 का Q3 पर है, तो Q2 Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। ठीक, और इन दोनों फोर्सेस को ध्यान से देखो, जब हमने इस फोर्स को लिखा 1 का 3 पे, तो हमने इस बात से बिल्कुल फिक्र नहीं की इस बात की कि यहाँ पर Q2 भी मौजूद है, ना तो फोर्स के डायरेक्शन में और ना ही मैग्नीट्यूड लिखते समय। इसी तरह से जब हमने 3 पर 2 के फोर्स को फाइंड किया, तो ना तो हमने Q1 की कोई फिक्र नहीं करी, ना तो मैग्नीट्यूड लिखते समय और ना ही डायरेक्शन डिसाइड करते समय हमने Q1 की प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया। वो बात अलग है कि अगर कोई पूछे रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3, इफ दिस क्वेश्चन इज फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3, तब हमारा आंसर होगा कि रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स इन दोनों वेक्टर्स का F32 और F31, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, है ना। और उसके लिए हमको पता होना चाहिए ये एंगल कितना है, तो जो रिजल्टेंट होगा नेट फोर्स दैट विल बी अंडर रूट, ये वेक्टर, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का हमें फॉर्मूला पता है, अंडर रूट F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2 F31 F32 कॉस थीटा। तो अगर रिजल्टेंट पूछेंगे तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम निकालेंगे, यानी अगर इस चार्ज को फ्री छोड़ दें तो ये ना तो इधर की ओर भागेगा ना इधर भागेगा, बल्कि ये इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में भागेगा। उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इससे निकलेगा और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस पैरेललोग्राम को पूरा करते हैं, वेक्टर लॉ को यूज करेंगे यहाँ पर, और ये जो डायगोनल है ये एफ नेट देगा। अब ये डायगोनल अगर इस वाले फोर्स से अल्फा एंगल बना रहा हो तो tan अल्फा कैसे मिलेगा, ये जो दूसरा वाला फोर्स है दैट फोर्स इनटू साइन थीटा अपॉन जिस फोर्स से एंगल हमने माना है अल्फा, दैट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये सब मैग्नीट्यूड है। That this force magnitude of this force plus this force magnitude cos theta। ये वेक्टर भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हमने इसको एक बार यहाँ पे रिकॉल किया कि न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़े तो हम उसको कैलकुलेट कर सकें। तो हमने क्या सीखा कि भाई अगर हमको दो फोर्सेस निकालने हैं तो हमें ये चिंता नहीं करनी है कि इस पर इसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हैं तो Q1 का क्या हो रहा है, ना Q1 को बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, Q2 का Q3 पे फोर्स इंडिपेंडेंटली लिख लिया, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी, और सेम Q1 का Q3 पे फोर्स इंडिपेंडेंटली लिख लिया, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी।
हाँ, अगर इनका रिजल्टेंट निकालना हुआ तो फिर हम वेक्टर मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे और रिजल्टेंट निकालेंगे और उसका डायरेक्शन भी। अगला पॉइंट, डायमेंशन ऑफ दिस कांस्टेंट विच अपीयर्स इन कूलम्स लॉ। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि ये आपको अपने पेपर में इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बहुत आराम से मिल सकता है। और हम लोग इसका डायमेंशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले पर पहुँचेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 चार्जेस अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साइड में रहने दिया और बाकी सारी क्वांटिटीज दूसरे साइड में ले गए। अब अगर डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूछा है तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन हमें याद है mlt-2, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L2, और चार्ज या साइड में एक बार हम देख लेते हैं कि चार्ज इज करंट इनटू टाइम, क्योंकि चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो करंट का डायमेंशन एम्पियर और टाइम का डायमेंशन t। तो चार्ज का डायमेंशन हो गया एम्पियर इनटू टाइम, और स्क्वायर तो एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर। तो हमारे पास इस कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया m L3 t टू द पावर -4 और a टू द पावर -2। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो। तो जितने पॉइंट्स हम नोट कर रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आप हाईलाइट करते चलिए कि कहाँ पर हमने क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंस को समझा है, और उसे हाईलाइट करें, क्योंकि हम वही रिवाइज करते समय एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के एक दिन पहले ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल छोड़कर नहीं जाने हैं। तो आज के क्लास में हमने जो पढ़ा, वीडियो पॉज करके वो सारा कुछ नोट करना है, तभी फ़ायदा होना है। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वांटिटी परमिटिविटी पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिफाइन करो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। अगर वाटर की परमिटिविटी 81 है, व्हाट डज इट मीन, कई बार आ चुका है। तो परमिटिविटी पर हम फुल फ्लेज डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।